खान को यहाँ से भगाना है और कोई उपाय नहीं है। फैजल खान मुर्दाबाद, फैजल खान मुर्दाबाद, फैजल खान को बैक, फैजल खान को फांसी होना चाहिए, फांसी, और यहाँ से डेरा डंडा लो भाग। जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है अनुराग कौशिक और आज मैं आप सभी का स्वागत करता हूं मेरे इस चैनल द इंटेलेक्चुअल इंडियन पर। आज जो मैं आप सभी के सामने टॉपिक लेके आया हूं वो बहुत ज़रूरी है। हमारे चहीते खान सर, जो एक टाइम में पूरे देश के खान सर थे, जो पूरे देश ने उन्हें खान सर के नाम से नवाजा, जिन्हें एजुकेशन के सेक्टर में बहुत सारे अवार्ड दिए, बिहार गवर्नमेंट ने दिए, सेंट्रल गवर्नमेंट ने दिए, जिन्हें मतलब ये एजुकेशन में रिवॉल्यूशन लाने वाला कहा जाता था, या जिन्हें खान सर के नाम से पहचाना जाता था, आज उसको हमारी मेन स्ट्रीम मीडिया, जो हमारी टेलीविज़न मीडिया है, वो अचानक से आज उनको फैजल खान बना दिए। उनको टारगेट किया जा रहा है, उनके नाम पर बोला जा रहा है कि देखिए ये इनका नाम तो फैजल खान ही है, तो ये पाकिस्तान से जुड़े हुए हैं, इनका कहीं ना कहीं ये टेरर कनेक्शन है, इनका कहीं ना कहीं माफिया से कनेक्शन है। इस तरह की बातें मीडिया में या सोशल मीडिया में की जा रही हैं। आप देखिएगा बार बार हर चैनल में ये चीज़ सुनने को आ रहा है, फैजल खान जेल जाएंगे, फैजल खान की कोचिंग में ये हो गया, फैजल खान ये ढोंग करते हैं 200 रुपये में पढ़ाने का। इस तरह का न्यूज़ बार बार आपको दिखाया जा रहा है। लेकिन ये लोग ये चीज़ भूल चुके हैं कि वही खान सर थे जिन्होंने ओपनली मुस्लिम कम्युनिटी को भी टारगेट किया था, मुस्लिम समाज को भी बोला था कि मुस्लिम समाज एजुकेशन में पीछे है, मुस्लिम समाज एजुकेशन में ध्यान नहीं देता, और रिलीजियसली रेडिकलाइज्ड कम्युनिटी बन चुका है मुस्लिम कम्युनिटी। रिलीजन के नाम पर बहुत ज़्यादा रेडिकलाइज या धार्मिक कट्टरता की तरफ मुस्लिम समाज जा रहा है, जिसको खुलकर विरोध करते थे। तो तब तक वो सरकार के फेवरेट थे, सरकार के चहीते थे, क्योंकि मीडिया के एक सेक्शन का एजेंडा उसे फुलफिल हो रहा था, मीडिया को खुशी मिल रहा था, और सरकार के फेवर में बातें हो रही थी, सरकार का प्रोपेगेंडा उसे चल रहा था। तो कल तो वो खान सर थे, सबके लिए रिस्पेक्टेड थे। लेकिन आज वही व्यक्ति जब नीट के लिए आवाज़ उठाता है, आज वही व्यक्ति जब बीपीएससी के प्रोटेस्ट में सपोर्ट करता है, जब वो मीडिया को हाईलाइट करता है, तो आज वही व्यक्ति फैजल खान बन जाता है। तो ये है दोस्तों कहानी, कैसे एक टीचर का नाम रिलीजन की बेसिस पर टारगेट किया गया। तो चलिए इसको पॉइंट बाय पॉइंट समझेंगे कि क्या है ये कंट्रोवर्सी और क्यों इतना आज की डेट में मीडिया में चर्चा पे है। तो मेरा सबसे पहला टॉपिक वही रहेगा कि मीडिया का टारगेट वर्सेस खान सर। तो सबसे पहले ये अंजना ओम कश्यप या फिर ये जितने भी मेन स्ट्रीम मीडिया वाले चैनल है, या जिनको गोदी मीडिया कहा जाता है, तो इन्हें प्रॉब्लम क्या लगता है कि इन्हें लगता है कि ये बहुत ईमानदार लोग हैं, ये मतलब इनसे ज़्यादा ज्ञान मतलब मीडिया जगत में किसी को नहीं है, या इनसे ज़्यादा इन्फॉर्मेशन किसी के पास नहीं है। तो इनको गोदी मीडिया क्यों बोला जाता है, इनको सरकार का पपेट क्यों बोला जाता है। तो आइए समझाता हूँ कि इन्हें सरकार का पपेट क्यों बोला जाता है, इन्हें गोदी मीडिया क्यों कहा जाता है। This journalist went with hidden cameras into India's biggest newsrooms to expose what we today call the Godi media. In 2017, Pushp Sharma, a Delhi-based investigative journalist, disguised himself as Acharya Atal, a fictitious, highly educated, wealthy Hindu godman. He then went to meet editors of India's top news channels and offered them crores for pushing Hindutva and manipulating 2019 elections using soft religious programming. The sting operation lasted 11 months and was named Operation 136 after India's rank in the Press Freedom Index that year. I don't think it's difficult to guess what the findings were revealing. You know what? Just 2 years ago, Pushp had already gone to jail for another report of his, but he dared to do it again. This time, multiple cases were filed against him. The footage was suppressed and he had to flee the country to save his life. Even today, Pushp continues to fight multiple court cases linked to his undercover journalism. This is a man who exposed some of India's most politically well-connected figures, knowing all possible risks just to do his job.
We can choose to agree or disagree with his findings, but the courage, the lengths to which he went to seek the truth is heroic. And we at Heroes for India exist to acknowledge such heroism, so it can be supported, not silenced. Follow us for more. तो कोबरा पोस्ट नाम का एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है जिसके एक जर्नलिस्ट है पुष्प शर्मा। वो 25 से ज़्यादा न्यूज़ चैनल्स पे जाते हैं, न्यूज़ आउटलेट्स के सीनियर जर्नलिस्ट एडिटर्स को अप्रोच करते हैं और उन्हें बोलते हैं कि बीजेपी आरएसएस से मैं मतलब पुष्प शर्मा बीजेपी या आरएसएस से जुड़े हुए बहुत बड़े व्यक्ति हैं, बहुत धनवान व्यक्ति हैं, बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं या बहुत बड़े पॉलिटिकल कनेक्शन वाले व्यक्ति हैं। और वो उन मीडिया चैनल्स को एक टास्क देते हैं कि अगर वो बीजेपी के सारे अपोनेंट्स को 24/7 बार बीजेपी के जितने भी विरोधी दल हैं, जितने भी बीजेपी के विरोध में जो बोलते हैं, उनको अगर 24/7 अगर आप नेगेटिव लाइट में रखेंगे या नेगेटिविटी में दिखाएंगे तो उन्हें बहुत सारा पैसा देंगे। ये क्लियर ऑफर किया जाता है कि बीजेपी के विरोधियों को गलत तरीके से दिखाओ तो तुम्हें बहुत ज़्यादा पैसा मिलेगा, सरकार की चमचागिरी करो तो तुम्हें बहुत ज़्यादा पैसा मिलेगा। ये ओपनली ऑन कैमरा कहा जाता है। जिस चीज़ पर ये सारी संस्था, अंजना जी आप ध्यान से सुनिएगा, आपकी इंडिया टुडे भी इसमें शामिल है। इंडिया टुडे, इंडियन एक्सप्रेस, टाइम्स ऑफ इंडिया, ये सारे संस्थान रेडी हो जाते हैं कि हाँ चलिए इतने सारे पैसों के बदले हम गवर्नमेंट की चाटुकारिता ही कर लेते हैं, गवर्नमेंट की चाटुकारिता करने को रेडी है। ये चीज़ ओपनली एक्सेप्ट किया जाता है कैमरा पर। तो ये था मीडिया की सच्चाई, जो मीडिया अपने आप को देश का सबसे ईमानदार, अपने आप को डेमोक्रेसी का 4th पिलर बताता है। तो ये कितना ईमानदार है और सरकार के फेवर में किस तरह से बैठा हुआ है, ये चीज़ हमें समझना पड़ेगा। इन लोग के पास अब कोई काम नहीं रह गया। नीट पेपर लीक पर ये लोग ढंग से बात नहीं कर पाए। नीट पेपर लीक पर जब बात करने की बारी थी तो ये सीधा टीचर्स पर ब्लेम डाल दे कि देखिए गलत टीचर्स रहते हैं जो सिस्टम में घुस जाते हैं और पेपर लीक करवा देते हैं। लेकिन ये एक भी बार ये के राधाकृष्णन कमेटी की रिपोर्ट का जिक्र नहीं करेंगे। एक भी बार ये नहीं बोलेंगे कि के राधाकृष्णन ने बोला था कि ये जो भी टीचर्स को एनटीए हायर कर रहा है, प्रोसेस में हायर कर रहा है, उनका बैकग्राउंड चेक होना चाहिए और किसी भी कोचिंग से एसोसिएट नहीं होने चाहिए। तो इस तरह के टीचर्स को अगर हायर किया जा रहा है तो इसमें एनटीए की गलती है। इस चीज़ पर ये लोग बात नहीं करेंगे। ये लोग बस जो टीचिंग इंडस्ट्री में थोड़े गलत लोग हैं, थोड़े करप्टेड माइंडसेट के लोग हैं, उन्हें पकड़कर ये 24/7 बस एक बाइट चलाते रहेंगे कि देखिए देखिए टीचिंग माफिया है, देखिए कोचिंग माफिया है, देखिए कोचिंग संस्थान किस तरह से आपको बेवकूफ़ बना रहे हैं। लेकिन ये लोग ये बताएंगे ही नहीं कि कोचिंग संस्थानों की ज़रूरत ही क्यों पड़ी, क्योंकि स्कूल्स में एजुकेशन नहीं मिल पा रहे। देश में 80,000 से ज़्यादा स्कूल बंद हो चुके हैं। सिर्फ नॉर्थ इंडिया में 50 से 60,000 स्कूल बंद हो चुके हैं। ये गवर्नमेंट स्कूल्स में बेसिक फैसिलिटीज़ नहीं मिलती है स्टूडेंट्स को, तो उनके पास कोचिंग के अलावा कोई ऑप्शन नहीं रहता। हाल ही में लाइव डिबेट के दौरान अंजना ओम कश्यप ने यूट्यूब एजुकेटर्स और ऑनलाइन टीचर्स के लिए 2 कौड़ी के फ्रॉड जैसे शब्दों का इस्तेमाल किया। इसके बाद सोशल मीडिया पर बैकलैश भी देखने को मिल रहा है। आखिर एक पत्रकार को शिक्षकों पर ऐसी बेहूदी भाषा में हमला करने की जरूरत क्यों पड़ी? अंजना ओम कश्यप स्वतंत्र पत्रकारों से, रवि से, अजीत अंजुम जी से आहत है। समझ में आता है कि सार्वजनिक साख के कम होने से उनका विचलित होना हो रहा है, लेकिन टीचर्स से क्यों? स्वाभाविक है कि नीट को लेकर, एनटीए को लेकर, सीबीएसई के मामले को लेकर सरकार से या सत्ता से सवाल पूछने का काम स्वतंत्र पत्रकार ही नहीं कर रहे थे, बल्कि वे टीचर्स भी कर रहे थे जो अपने स्टूडेंट्स के साथ इन मामलों में आकर खड़े हो गए। अब ये चूंकि अटेंशन इकॉनमी है और शिक्षकों के पास भी थोड़ी बहुत अटेंशन आ गई है, इस बात ने अंजना जैसे पत्रकारों को खुद के लगातार इर्रेलेवेंट होने, अप्रासंगिक होने का एहसास करा और इसीलिए वो तमाम गरिमा और भाषा भूलकर विफर गई। कोचिंग और यूट्यूब में शिक्षा का कारण नहीं इतने स्वीकार्य और सम्माननीय बन गए, बल्कि यह उस पूरी औपचारिक शिक्षा व्यवस्था तंत्र यानी कि प्रशासन की ही नाकामी से उपजे हैं, जिनका इसी प्रशासन का काम था कि युवाओं का मार्गदर्शन किया जाए सामान्य तरीके से। मैं बिल्कुल नहीं कह रहा हूँ कि टीचर्स को सेलिब्रिटी बना दो। मैं ये भी नहीं कह रहा हूँ कि लाखों स्टूडेंट्स जो हैं उनकी जर्नी आसान बनाने वाले लोगों को आप अचानक 2 कड़ी का कहने लगे। उनके कंट्रीब्यूशन को भी एक्सेप्ट करना चाहिए। बहुत विनम्रता से अंजना और उन जैसे पत्रकारों से बस यही कहना है कि ना सही खान सर, अभिनव या कोई और शिक्षक, लेकिन अपने ही उन शिक्षकों को तो याद कीजिए जिन्होंने कभी आपको पत्रकारिता का ककहरा सिखाया होगा। क्या जिस किस्म की पत्रकारिता आप कर रही हैं उसके साथ आप अपने इन शिक्षकों की आंखों में आंख डालकर देख भी सकती हैं? या फिर उन शिक्षकों को भी 2 कौड़ी का मानकर आप इनसे कोई सरोकार नहीं रखना चाहिए? आखिरी बात,
स्कूल के शिक्षकों को आपने पशुगणना में लगा दिया, घरगणना में लगा दिया, भूसा इकट्ठा करने में लगा दिया, और कॉलेज और विश्वविद्यालय के शिक्षकों को आपने अर्बन नक्सल कह दिया, एंटी नक्सल कह दिया, ऑनलाइन शिक्षकों को आपने दो कौड़ी का मान लिया। आखिर शिक्षक बिरादरी से इस नफरत का स्रोत क्या है? यूट्यूब पे पढ़ने के लिए कोई ऑप्शन नहीं रहता है, और इन्हें बोलते हैं ये लोग कि ये यूट्यूब पर स्टूडेंट्स के साथ इमोशन करके उन्हें लूटते हैं या उन्हें करते हैं। भारत में सरकारी स्कूल्स बंद हो रहे हैं। 2014 से लेकर 2024 तक लगभग 90,000 सरकारी स्कूल्स बंद हुए हैं। इस आंकड़े में सबसे ज्यादा प्रभावित राज्य मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश है। मध्य प्रदेश में 29,000 और उत्तर प्रदेश में 25,000 स्कूल बंद हुए हैं। यानी अकेले इन दोनों राज्यों में पूरे देश में बंद हुए स्कूलों का लगभग 61% हिस्सा है। इसके बाद आसाम में 1259, ओडिशा में 1184, हिमाचल प्रदेश में पिछले 2.5 सालों में लगभग 1200 स्कूल बंद या मर्ज किए गए हैं। केरल में 3 सालों में 201 सरकारी स्कूल बंद हो चुके हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक सिर्फ पिछले सालों में कुल मिलाकर लगभग 60,371 सरकारी स्कूल्स बंद हुए हैं। वहीं प्राइवेट स्कूल्स की संख्या में इसी दौरान 14.9% की बढ़ोतरी हुई है। क्या वजह है कि सरकारी स्कूल्स बंद हो रहे हैं और प्राइवेट स्कूल तेजी से बढ़ रहे हैं? कमेंट। तो पहली बात अगर आप देखेंगे तो YouTube एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर सारे लेक्चर्स फ्री में अवेलेबल है, सारे सब्जेक्ट्स के। अगर आप ओवरऑल देखें तो पेड कोर्सेस इसलिए होते हैं कि आपको एक थोड़ा मेंटरशिप या थोड़ा गाइडेंस या एक डिस्ट्रैक्शन फ्री पाथवे मिले, जिसका कॉस्ट बहुत मिनिमम रहता है। मैक्सिमम कोर्सेज का, ईयर लॉन्ग कोर्सेज का प्राइस 10,000 से कम रहता है। अगर कोई मिडिल क्लास के लिए 10,000 से कम कोर्सेज ला रहा है तो कहाँ से माफिया हुआ? माफिया तो मीडिया माफिया है, जो बड़े बड़े लोगों के नाम से सिर्फ पैसों के लालच में ये ओपनली कैमरा पे एक्सेप्ट करता है कि हाँ मैं ये बीजेपी की चाटुकारिता करने को तैयार हूँ, मैं सरकार की चाटुकारिता करने को तैयार हूँ। ये ओपनली ये लोग एक्सेप्ट करते हैं। फिर उसके बाद हम लीगल स्टेटस देखते हैं कि अभी लीगल स्टैंडिंग क्या है। तो खान सर पर एक केस हुआ था जो अंजना ओम कश्यप जी ने किया था कि 2 करोड़ का डिफेमेशन केस किया था बहुत सारे यूट्यूब के टीचर्स पर, जिस पर ये फिलहाल तो ऑनरेबल दिल्ली हाई कोर्ट ने स्टे लगा दिया है और 2 जुलाई को इस पर आगे की प्रोसीडिंग्स होंगी। और उनके वीडियोस को भी टेक डाउन करने को मना किया गया है कि जब तक खान सर के पक्ष से या टीचर्स के साइड से एक क्लियर मैसेज नहीं मिलता है, क्लियर रिस्पॉन्स नहीं मिलता, तब तक ऐसे ही कैसे वीडियो को हटाया जा सकता है, जो दिल्ली हाई कोर्ट का अभी तक स्टैंड है। फिर उसके बाद दूसरी चीज़ पर आते हैं। एक बहुत ही बेहद दुखद चीज़ चल रही है, खान सर वर्सेस रोशन सर। दोनों ही बहुत अच्छे टीचर्स हैं। हम लोग जो है 3 तारीख को प्रिंस के साथ यहाँ नेपाल आए हुए थे और नेपाल में अलग अलग होटल में रह रहे थे। इस घटना के रात में अचानक क्या हुआ कि हम लोग 6 बजे का प्रिंस खाना वाना खा करके अच्छा से सो गया था, दवाई खा करके। उसको थोड़ा सा जो है सेक्रेटरी प्रॉब्लम था, जिसका कि वो दवाई खाता था। घटना के दिन हम लोग जो है यानी कि यहाँ इनरवा घूमने के लिए थोड़ा सा चल गए थे, क्योंकि वो सोता था तो हम लोग सोचे तब तो घूम आते थोड़ा देर। वो पूरा सामान ही था और यानी जब हम लोग घूम के आए, जब घूमने गए तो वहाँ फोन आया कि इसे इसका तबीयत खराब हो चुका है। तो जब तक हम लोग आए तब तक एम्बुलेंस में बिठा करके हॉस्पिटल ले गए, तो हॉस्पिटल में प्रयास किया बचाने का, लेकिन बचाया नहीं जा सका। उसको हम लोगों में से किसी के द्वारा मारपीट नहीं किया गया है, न ही किसी अन्य व्यक्ति के द्वारा मारपीट किया गया है। कोई मारा नहीं है, वो जो है बीमारी का मतलब सेक्रेटरी का बहुत समय दवाई खा रहा था, उसी के कारण मरा है। दोनों ही बहुत रिस्पेक्टेड टीचर्स हैं और दोनों ने ही एजुकेशन की फील्ड में बहुत अच्छा काम किया है। दोनों ही बिहार के स्टेट गवर्नमेंट के एग्जाम्स में या फिर यूपीएससी या पीसीएस के एग्जाम से बहुत सारे सिलेक्शंस लाते हैं और दोनों के इंस्टीट्यूशन में बहुत ज़्यादा सिलेक्शन होते हैं। और कहीं ना कहीं एक चीज़ तो है कि अगर आप एक ही सेक्टर में काम कर रहे हैं और 2 अलग अलग फर्म्स में हैं, तो कहीं ना कहीं कंपटीशन की राइवल की फीलिंग रहती ही है, राइवलरी की फीलिंग रहती है। लेकिन इसको किस तरह से सिस्टम ने या सिस्टमेटिक वे ने इसको किस तरह से गलत तरीके से किया है। तो सबसे पहले तो रोशन सर जो अपने लाइफ का सबसे बुरा फेस करें, तो उनके साथ क्या होता है, जब खान सर की कोचिंग पर अटैक किया जाता है, तो जो खान सर की कोचिंग पर अटैक करने वाले जो एंटी सोशल एलिमेंट्स होते हैं या जो गूंस रहते हैं, जो गुंडे रहते हैं, वो रोशन सर का नाम लेकर अटैक करते हैं कि हमें रोशन सर ने भेजा है और आज हम तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। तो जिसकी वजह से रोशन सर को उसका बर्डन फेस करना पड़ता है और उन्हें जेल जाना पड़ता है और जेल में रोशन सर को ये जान से मार देने की धमकी उन्हें मिलती है। फिर उसके बाद उनके भाई पर भी एलिगेशंस लगते हैं, तो उनके भाई भी नेपाल चले जाते हैं। फिर नेपाल में उनकी एक बहुत ही अनप्रेसिडेंटेड या बहुत अनएक्सपेक्टेड वे में उनकी डेथ होती है,
जो किसी भी इंसान के लिए बहुत बड़ा लॉस है। तो उनके भाई की डेथ हुई, तो उनके फ्रेंड्स का स्टेटमेंट लिया गया। तो उनके फ्रेंड्स ने बोला कि प्रिंस यादव जो थे वो थोड़ा मेडिकल कंडीशंस फेस करे थे, और दवाई और कुछ स्पेशल तरह की दवाई लेते थे जिससे उन्हें नींद आती थी। पिछले 7-8 दिन से उन्हें अच्छे से नींद नहीं आ रही थी, तो उसके बाद 2-3 दिनों से मेडिसिन लेने के बाद उन्हें नींद अच्छी आ रही है। तो एक दिन ऐसे ही उनके दोस्त नीचे घूमने जाते हैं, और उतने में ही प्रिंस यादव का फ़ोन आता है कि अभी मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मैं अभी सही फील नहीं कर रहा हूँ। और जब तक उनके फ्रेंड वहाँ पर पहुँचते हैं, उनकी एक बहुत अनप्रेसिडेंटेड वे में डेथ हो गई, जो कि किसी को नहीं पता है किस तरीके से हुई। और फिर उसके बाद उनकी बॉडी को ये सौंपा गया नेपाल की गवर्नमेंट जो मेडिकल अथॉरिटीज़ हैं, और नेपाल की पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन किया। तो जो इनिशियल ऑटोप्सी रिपोर्ट होती है उसमें कोई भी दुश्मन के परिवार के साथ भी ऐसा ना हो। हमारी पूरी संवेदना है परिवार के साथ, और पुलिस अपना एक ऑफिशियल बयान जारी करे जिससे कि स्पष्ट हो सके चीजें क्या है, और जल्दी से जल्दी इसका पोस्टमार्टम रिपोर्ट सार्वजनिक किया जाए। और सबसे ज्यादा जो अजीब सा चीज लग रहा है, ये कोइंसिडेंस, ये कैसे कोई तीसरा इंसान इसमें इन्वॉल्व लग रहा है। आखिर इतनी खतरनाक चीजें इतनी अमानवीकृत कैसे कोई कर सकता है? तो इसमें कोई ना कोई तीसरा साजिश जरूर कर रहा है। इसके लिए एक उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए, और उच्च स्तरीय जांच की रिपोर्ट को लाया जाए, और जो दोषी पाए जाएंगे उनमें एक को भी न छोड़ी जाए। ये मर्डर या अटैक का कोई भी अभी पॉसिबिलिटी नहीं बताई गई है। थोड़ा सा हार्ट में बोला गया कि उनके हार्ट में थोड़ा फिजिकल प्रॉब्लम था, बट उस वजह से डेथ हुई, उसका कोई गारंटी नहीं दिया जा सकता। तो अभी वेसरा रिपोर्ट का इंतजार है, जिसमें इंटरनल ऑर्गन्स की जांच होती है, जिसमें इंटरनल ऑर्गन्स के थ्रू इन्वेस्टिगेट करके पता किया जाता है कि किस तरह से डेथ हुई। तो अभी वेसरा रिपोर्ट लिया है काठमांडू के मेडिकल हॉस्पिटल्स ने, और उसके बाद अभी वेसरा रिपोर्ट आने के बाद ही कहते। तो रोशन सर कहीं ना कहीं इस समय इमोशनली बहुत ज़्यादा टेंस थे, तो उन्होंने क्लियरली मतलब खान सर को अक्यूज़ किया, और डायरेक्टली उन्होंने कहा कि ये इस पर सीबीआई इन्वेस्टिगेशन बैठनी चाहिए। तो जिस पर खान सर खुद कहते हैं कि खान सर खुद रेडी हैं कि सीबीआई इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। और ये चीज़ बहुत गलत हुआ है कि किस तरह से दो टीचर्स की पर्सनल राइवलरी को ये दोनों टीचर्स की एक जो कंपटीशन या राइवलरी को इतने बड़े स्केल पर ले जाके पर्सनली अटैक किया गया है। और खान सर ने क्लियरली कहा है कि इसमें उनकी कोई गलती नहीं, कोई थर्ड पर्सन ज़रूर इन्वॉल्व है जो इस झगड़े को बढ़ाना चाह रहा है। चाहे वो खान सर की कोचिंग पर किया गया हमला हो, चाहे रोशन सर के भाई पर किया गया अटैक की मृत्यु हो, कहीं ना कहीं इसमें कोई तीसरा व्यक्ति है जो दो लोगों की राइवलरी पर बेनिफिट उठा रहा है, क्योंकि दोनों ही बहुत रिस्पेक्टेड और बहुत एजुकेटेड लोग हैं जिन्होंने सोसाइटी को कंट्रीब्यूट किया है। तो अभी तो उसी की जांच चल रही है। रोशन सर थोड़ा इमोशनली खान सर पर थोड़ा अभी अग्रेसिव है, जो कि ऑब्वियसली किसी भी व्यक्ति को जो इतना बड़ा लॉस फेस करा है, तो उसका एक इमोशनल एंगल होना कोई बहुत नई चीज़ नहीं है। तो खान सर ने भी क्लियरली बोला है कि इसकी एक ट्रांसपेरेंट इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए, और जो भी तीसरा व्यक्ति जिस भी थर्ड पार्टी ने काम करवाया है उसे फांसी से कम की, उसे कैपिटल पनिशमेंट से कम की सज़ा नहीं मिलनी चाहिए। उसे क्लियर कट मैसेज जाना चाहिए कि इस तरह के काम करने का क्या नतीजा होता है। ये चीज़ खान सर खुद चाहते हैं। फिर चलिए दोस्तों, एक आखिरी चीज़ पर आता हूँ कि वाई इज खान सर टारगेटेड एज फैजल खान। तो खान सर की गलती यही थी कि खान सर ने ओपनली सिस्टम को टारगेट किया, खान सर ने ओपनली सिस्टम को अक्यूज़ किया। खान सर ने ओपनली बोला कि 2026 में कोई पेपर ऐसा बचा नहीं जो लीक प्रूफ रहा हो, चाहे सीयूईटी का पेपर हो, चाहे नीट का पेपर हो, चाहे बहुत सारे जो स्टेट लेवल के एंट्रेंसेस होते हैं, सब जगह कहीं ना कहीं हमें पेपर लीक देखने मिले हैं। तो जब इतनी ज़्यादा एम्बिग्यूटी हो जाती है तो सिस्टम पर सवाल उठाना तो बनता है। और उसके बाद एजुकेशन मिनिस्ट्री कोई एक्शन नहीं लेती है, एजुकेशन मिनिस्ट्री रिकमेंडेशंस को नहीं मानती है, एक कोर्ट के गाइडलाइंस को फॉलो नहीं करती है। तो ऐसे एजुकेशन मिनिस्टर का एजुकेशन मिनिस्ट्री बने रहना ये कहाँ तक लीगली वैलिड है या जस्टिफाइबल है, ये चीज़ भी हमें समझना कहीं ना कहीं ये चीज़ भी हमारे लिए समझना कहीं ना कहीं ज़रूरी हो जाती है। तो इसी पर खान सर बार बार आवाज़ उठाते रहे। शायद वो चीज़ उनसे बहुत बड़ी गलती हो गई कि आज उन्हें टारगेट किया जा रहा है। और इस चीज़ में देश की सबसे बड़ी नेशनलिस्ट पार्टी
जो लोगों को सर्टिफिकेट दिया करती है कि कौन इंडियन सिटीजन है, कौन पाकिस्तानी सिटीजन है, आज उसके पॉलिटिशियंस भी ओपनली बाहर आके बोल रहे हैं कि खान सर जो है इनका कनेक्शन ये पाकिस्तान से भी हो सकता है, इनका कनेक्शन ये अलकायदा से भी हो सकता है, ये एक टेररिस्ट आदमी है, इनका खान सर का काम देश को तोड़ना है। ये बीजेपी के नेता ओपनली आके बोल रहे हैं जिनका काम है लोगों को सर्टिफिकेट देना, क्योंकि इनके हिसाब से देश में वही नेशनलिस्ट वही है जो बीजेपी की गुणगान गाता है, जो इनकी भक्ति करता है और जो इनके रास्ते पर चलता है। जय हिंद दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद मेरे वीडियो में बने रहने के लिए। और इस टाइम पर खान सर को सपोर्ट करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, और खान सर हो चाहे रोशन सर, दोनों को इस समय सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और मैं भी उम्मीद करता हूँ कि इन दोनों के बीच का जो झगड़ा है वो आने वाले टाइम में सॉल्व हो जाए और एक न्यूट्रल पॉइंट पर आ जाए, दोनों की एक दूसरे की तरफ म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग वापस पहले की तरह हो जाए। बहुत बहुत धन्यवाद।